हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो में 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 पादप रोग विज्ञान परिभाषा व शब्दावली, उसका एक पार्ट बचा है। बाकी जो पार्ट हैं वो मैंने इससे पहले ही अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर। उनके लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पादप रोग प्रबंधन व उसके सामान्य सिद्धांत, इसको लेकर डिस्कस करेंगे। और इसमें एक लास्ट में एक छोटा सा और टॉपिक है पादप रोगों का वर्गीकरण, जिसमें सिर्फ वर्गीकरण दिया हुआ है। उनके बारे में डिटेल में आगे वाले चैप्टर्स में अपने पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। देखिए, पादप रोग प्रबंधन व उसके सामान्य सिद्धांत। सबसे पहले तो पादप रोग प्रबंधन का मीनिंग क्या है, अर्थ पादप रोग प्रबंधन कहते किसको अपने। देखिए, कोई भी पादप है उसमें रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, रोग फैलाने वाले जो रोगजनक के भाग होते हैं, जिनको अपने पहली वीडियो में देखा था, जिनकी डेफिनेशन निवेश द्रव्य कहते हैं, उनकी संख्या को कम करना, तथा रोगों से होने वाले नुकसान को कम करने वाले उपाय जो हैं। फिर से क्या क्या, पादपों में रोगों को उत्पन्न होने से रोकना, रोग फैलाने वाले जो रोगजनक के भाग हैं, जिनको निवेश द्रव्य कहा जाता है, उनकी संख्या कम करना, तथा रोगों से होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय रोग नियंत्रण उपाय कहलाते हैं। लेकिन नियंत्रण शब्द जब आ जाता है तो नियंत्रण शब्द का मतलब हो जाता है कि पूरी तरह से वो रोग जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन अपने जानते हैं कि पादपों में होने वाले रोग जो है वो पूर्णतः कभी भी ख़त्म नहीं होते। वो कुछ अंतराल के बाद या अगली फसल पर फिर से अपने को दिखाई देने लगते हैं। तो वर्तमान में रोग नियंत्रण शब्द का यूज ना करके इसके स्थान पर रोग प्रबंधन शब्द का, डिजीज मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इस कंसर्न में, इस संबंध में सबसे पहले एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है वेटजेल। इसने पादप रोग प्रबंधन के 4 सिद्धांत बताए थे, जो इस प्रकार हैं। पहला है बहिष्करण, एक्सक्लूजन। सेकंड है उन्मूलन, एरेडिकेशन। थर्ड है बचाव, प्रोटेक्शन। और चौथा है प्रतिरक्षण, इम्यूनाइजेशन। तो इसने सबसे पहले वेटजेल ने पादपों के रोग प्रबंधन के बारे में 4 सिद्धांत बताए थे। लेकिन वर्तमान में अपने 6 सिद्धांत पढ़ते हैं कुल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनके इन 4 सिद्धांतों में बाद में 2 सिद्धांतों को और जोड़ा गया। वो 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला उसमें से है परिवर्जन, अवॉइडेंस, और सेकंड जो है उपचार। आगे का जो अपना पार्ट अभी अपने डिस्कस करेंगे उसमें इन 6 के 6 जो सिद्धांत हैं इनको अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये सिद्धांत में क्या क्या उपाय किए जाते हैं ताकि पादपों में रोग प्रबंधन किया जा सके। तो शुरू करते हैं अपने। सबसे पहला जो है अपने पास वो है परिवर्जन, अवॉइडेंस बोलते हैं जिसको। देखिए क्या होता है परिवर्जन अवॉइडेंस का मतलब होता है कि जैसे मान लो, आप ये मानो कि ये आपके पास कोई रोगजनक है एक, और ये कोई प्लांट है। अगर अपने इस रोगजनक को इस प्लांट के संपर्क में नहीं आने देंगे तो ये जो उपाय किया आपने, ये इस रोगजनक को इस पादप भाग के संपर्क में आने से जो रोका है अपने, इसको कहा जाता है अवॉइडेंस या परिवर्जन। इसके लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप भूगोलिक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हो, जिसके कारण ये जहाँ पर आपको ये जो रोगजनक है जहाँ ये होंगे वहाँ पर आप उसे ऐसे पौधों की बुवाई जो है वो ना करो। खेत का उचित चयन कर सकते हैं, बुवाई के समय का चुनाव किया जा सकता है, और जो भी किस्म है जिस भी आप पौधे को बीज रहे हो उनकी जो किस्में हैं उनका अच्छे तरीके से चुनाव करके इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। तो देखिए परिवर्जन क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रपोषी पौधे को रोगजनक के संपर्क में आने से बचाया जाता है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं? अपने भूगोलिक क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, खेत का चयन कर सकते हैं, बुवाई के समय का ध्यान रखना पड़ता है, किस्मों का चुनाव करते समय ध्यान रखा जाता है। ओके, सेकंड जो दूसरा सिद्धांत है वो है बहिष्करण, एक्सक्लूजन। देखो बहिष्करण क्या होता है? बहिष्करण का मतलब ये है कि मान लो ये एक एरिया है पर्टिकुलर, कोई भी क्षेत्र है, और ये दूसरा क्षेत्र है।
अब यहाँ पर अपने कोई फसल बोई हुई है और यहाँ पर भी कोई फसल बो रखी है अपने, तो बहिष्करण के अंदर ये ध्यान रखा जाता है कि अगर इस फसल में कोई रोग है, पहले वाले इस क्षेत्र की जो फसल है उसमें कोई रोग है, तो इस क्षेत्र के इस सिद्धांत के अंदर ऐसे उपाय किए जाते हैं कि ये रोग जो है वो यहीं तक ही सीमित रहे, ये किसी भी तरीके से यहाँ तक न पहुँचे, यानी कि जो रोग वाले क्षेत्र हैं उनसे इस रोग का संचार जो है वो नए क्षेत्रों में न हो सके। इस प्रक्रिया को या इस सिद्धांत को कहा जाता है बहिष्करण, एक्सक्लूजन। देखिए, इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी बाह्य रोग को ऐसे नए क्षेत्र में प्रवेश करने से रोका जाता है जहां वह रोग पहले से विद्यमान नहीं है। अब इसके अंदर जो उपाय की जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वेरी इंपॉर्टेंट, पादप संगरोध, प्लांट क्वारंटाइन, और फिर और बीज प्रमाणीकरण, फसल निरीक्षण आदि ये उपाय किए जाते हैं। अपने को इस प्लांट क्वारंटाइन को डिटेल में पढ़ना है। ये शब्द जो है क्वारंटाइन, ये आजकल आप कोरोना महामारी के कारण बहुत सुन रहे होंगे। तो जैसे यहाँ पर अपने क्वारंटाइन किए जाते हैं, जिनको सिम्टम्स आते हैं या जो रोगी होते हैं उनको क्वारंटाइन किया जाता है, तो उसी तरह से प्लांट्स को भी क्वारंटाइन करना ये इस सिद्धांत के अंदर आता है बहिष्करण के अंदर। तो अपने देखते हैं कि प्लांट क्वारंटाइन होता क्या है। देखिए, पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटाइन, नए क्षेत्र में पादप नाशक जीवों यानी पादपों को नाश करने वाले जो जीव हैं एवं पादप रोगों को के स्थापित होने में विलंब के लिए या बहिष्करण, फैलाव एवं निरोध के उद्देश्य से कृषि वस्तुओं के आवागमन पर कानूनी प्रतिबंध जो है पादप संगरोध कहलाता है। देखिए, एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल आप देखिए, मान लो कोई कोरोना का एक रोगी है, ये कोरोना का एक रोगी है, अगर आपको इसी बाउंड्री के अंदर इसको बाउंड कर दोगे, इसी एक कानून कहता है कि तूने बाहर नहीं जाना यहाँ से, तो जो दूसरे लोग हैं वो इस बीमारी से अपने आप की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा हो जाएगी उनकी। उसी प्रकार पादप है, मान लो कोई पादप है एक निश्चित क्षेत्र में बोया जा रहा है और उसमें हर साल एक कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, अगर इस पादप को या इस पादप के भागों को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा यहाँ से, इस क्षेत्र से, तो दूसरे पादपों पर इस रोगजनक का फैलाव जो है वो नहीं हो पाएगा। इसी को कहा जाता है प्लांट क्वारंटाइन या पादप संगरोध। इसके लिए जो कानून बनाए गए हैं वो देखिए, भारत सरकार ने इस संबंध में विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम 1914 बनाया था, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं DIPA। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए यहाँ से पूछा जा सकता है, DIPA की फुल फॉर्म, तो ये अपने याद होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट। और ये जो है ये बनाया किस लिए गया है, इसके तहत भारत में विदेशों से तथा देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में पादप एवं पादप सामग्री के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यानी कि अगर किसी एक क्षेत्र में किसी पादप में कोई रोग पनप रहा है तो उसको दूसरे क्षेत्र में जाने से रोकना, यही क्या कहलाता है, प्लांट क्वारंटाइन कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं अपने पास जो जो इस कानून के तहत किए गए हैं। देखिए, वो सबसे पहला, भारत में फिजी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से गन्ने को मंगवाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि वहाँ पर गन्ने में कोई रोग है जो कहीं भारत में जो गन्ने की पैदावार है उसको प्रभावित ना कर सके, तो इसके लिए इन देशों से गन्ने को भारत में मंगवाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, यहाँ पर जो आलू की फसल होती है, आलू की क्रॉप होती है, उसमें एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होता है जिसको कहा जाता है आलू का मस्सा रोग, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। तो ये रोग जो है दूसरे राज्यों के जहाँ आलू की फसल होती है वहाँ ना फैल जाए, तो इस बाग से आलू के जो ट्यूबर होते हैं, कंद होते हैं, उनको अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मतलब यहाँ के आलूओं को यहीं पर ही क्वारंटाइन किया हुआ है। तो इसको, ये सेकंड एग्जांपल है इसके अंदर। उसके बाद थर्ड इसमें आएगा नीलगिरी, ये तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पर भी आलू के कंदों को अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबंध है। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यहाँ पर आलू पर एक निमेटोड पाया जाता है, गोल्डन निमेटोड बोलते हैं उसको, स्वर्ण सूत्रकृमि बोलते हैं उसको, जो वहाँ पर रोग उत्पन्न करता है।
तो ये सरकार ने सोचा कि अगर ये आलू के ट्यूबर यहाँ से दूसरे राज्यों में जाएंगे तो ये जो गोल्डन निमेटोड आलू की क्रॉप को नुकसान पहुँचाता है ये भी दूसरे राज्यों में चला जाएगा, जिससे वहाँ पर पैदावार जो है वो इफेक्ट होगी। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है इसमें। उसके अलावा असम, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी इसमें है। वहाँ पर केले में रोग उत्पन्न होता है जिसका नाम है शीर्ष गुच्छ रोग, बंची टॉप ऑफ बनाना। तो इन क्षेत्रों से केले के पादप का या केले के पादप के किसी भी भाग का अन्य राज्यों में ले जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल्स आपको बताए जो डीपा के अंतर्गत आते हैं, तो ये अपने को ध्यान होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब अगला अपना जो तीसरा सिद्धांत आता है वो है उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है खत्म कर देना। देखिए कैसे, इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र में रोगजनक स्थापित हो जाने के बाद, यानी कि मान लो कोई क्रॉप थी उस पर कोई रोगजनक आया और उसने रोग पैदा किया। अब रोगजनक जब स्थापित हो गया उसके बाद उसे कुछ विधियों द्वारा उस क्षेत्र से हटा देना क्या कहलाता है? उन्मूलन कहलाता है या इरेडिकेशन कहलाता है। अब ये विधियाँ भौतिक विधियाँ हो सकती हैं जिसमें मानव श्रम के द्वारा, जैविक विधियाँ हो सकती हैं जैविक खाद वगैरह का उपयोग करके, और रासायनिक विधियाँ केमिकल का यूज करके उस रोगजनक को वहाँ से ख़त्म कर देना, हटा देना स्थापित हो जाने के बाद, ये कहलाता है उन्मूलन या एरेडिकेशन। ओके, चौथा जो सिद्धांत है वो है रक्षण या बचाव, प्रोटेक्शन। इस सिद्धांत के अंतर्गत पौधे को रोगग्रस्त होने से पूर्व ही, यानी कि अपने ये कोई प्लांट है इस पर कोई आगे रोग जनक इफेक्ट करे, इसको रोग पैदा करे, इससे पूर्व ही इस प्लांट के बीजने से लेकर उसके विकसित होने तक उपाय करने ताकि उसमें रोगग्रस्त ना हो वो पौधा, इन सिद्धांत को कहा जाता है रक्षण, बचाव या प्रोटेक्शन। अब इसके लिए बीजने से पहले बीजोपचार करना, रासायनिक छिड़काव करना ताकि वो रोगजनक इस पर इफेक्ट ना करे, तो इस सिद्धांत को बोलते हैं रक्षण या बचाव। फिफ्थ जो सिद्धांत है वो है प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस। प्रतिरोधकता का मतलब है पौधे में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करना। तो देखिए, पौधों में रोगों के संक्रमण व विकास के विरुद्ध प्रतिरोध उत्पन्न करना प्रतिरोधकता कहलाती है। इसके लिए हाइब्रिड जो प्लांट्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, संकरण करवाया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अनुवांशिक अभियांत्रिकी, जिसके द्वारा बीटी कॉटन वगैरह तैयार किए जाते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता रखती है कुछ सलब के लिए, उत्परिवर्तन आदि जो है इसके द्वारा पौधों में रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता उत्पन्न की जाती है। सिक्स्थ जो सिद्धांत है उपचार, थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है इलाज करना। इलाज करने में यहाँ है अपने पास, इसमें कोई भी रोगी पौधा है उसका इलाज करना वह रोग की तीव्रता को कम करना ये शामिल आता है। अब इलाज कैसे करेंगे? केमिकल के द्वारा, रसायन चिकित्सा बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी कहा जाता है इसको। उसके बाद ऊष्मा चिकित्सा, थर्मोथेरेपी बोलते हैं इसको। तो ऊष्मा के द्वारा काट छांट करके पादप के जो भाग हैं या पादप का जो रोगग्रस्त भाग है उसको सर्जरी करके हटा देना वहाँ से। तो इनके द्वारा अपने पादप को रोगग्रस्त होने से या पादप के उस रोगग्रस्त भाग से अन्य पादपों के रोगग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। तो पादप प्रबंधन के अंदर अपने ये 6 सिद्धांत अपने को पढ़ने हैं। सभी सिद्धांत अपने लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने लिए प्लांट क्वारंटाइन वाला जो है पादप संगरोध विधि वो अपने को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अपने इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है पादप रोगों का वर्गीकरण। देखिए, पादप रोगों का जो वर्गीकरण है वो 5 तरीके से किया जाता है, जिसको अपने एक एक करके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले उनके नाम देखिए। पहला जो आधार है वो है रोग कारक के आधार पर कि रोग कारक कौन सा है उसके आधार पर पादप के रोगों को वर्गीकरण करना। दूसरा है क्षेत्रफल, उग्रता व घटना के आधार पर। तीसरा है फसलों के आधार पर कि कौन सी कैसी फसलों में रोग उत्पन्न हो रहे हैं। फोर्थ है पोषण न्यूनता विकार यानी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले। और फिफ्थ है ऋतुओं के आधार पर। अब अपने इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला अपने पढ़ते हैं रोग कारक के आधार पर। रोग कारक के आधार पर पहले तो रोग कारक जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आता है वो जीवित रोगजनक आते हैं, सेकंड जो आता है वो मध्यजीवी रोग कारक या रोगजनक आता है, और तीसरा जो है वो अजीवित रोग कारक आता है। देखिए, जीवित रोग कारक में जो है वो अपने पास
फंजाई जो है, कवक है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, प्रोटोजोन है, ये सारे के सारे अपने डिस्कस करेंगे। मध्यजीवी में जो रोगजनक जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होते हैं जैसे विषाणु और वायरॉइड पढ़ेंगे। और अजीवित कारक में जैसे पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग, ज़्यादा या कम ताप के कारण होने वाले रोग, इनको अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं जीवित रोगजनकों द्वारा होने वाले रोग। और जीवित रोगजनकों में सबसे पहला जो है वो है कवकों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। कवकों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग बहुत सारे हैं वैसे तो, अपने को एक एग्जाम्पल यहाँ पर जो याद रखना है वो है गेहूं का रोली रोग। सेकंड जो है वो है जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, जिसमें अपने को याद रखना है नींबू का कैंकर रोग। तीसरा जो है वो है शैवालों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, जिसमें अपने को याद रखना है चाय का लाल रोली रोग। ये तीन तो हुए अपने कवक, जीवाणु और शैवाल। फोर्थ नंबर पर अपने पास आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग में अपने को जो याद रखना है वो है कॉफ़ी का फ्लोएम उत्तकक्षय रोग। अब ये किससे होता है, इसका कौन सा स्पेसिफिक पैथोजन है, ये अपने आगे वाले जो चैप्टर्स हैं जिनमें अपने रोग दिए हुए हैं फसलों के, वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिफ्थ जो है वो है निमेटोड्स या सूत्रकर्मियों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, तो इसमें अपने को याद रखना है जड़गांठ रोग। फिर फाइटोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, तो इसमें अपने को याद रखना है बैंगन का छोटी पत्ती रोग। नेक्स्ट जो अपने पास है वो है स्पाइरोप्लाज्मा द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, तो इसमें अपने को याद रखना है मक्का का स्टंट रोग। और लास्ट इसमें अपने जो है वो है परजीवी द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग या परजीवी पुष्पी पौधों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग। तो अपने जानते हैं कि परजीवी पौधा जो है वो अमरबेल होती है जो पादपों में रोग उत्पन्न करती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो ये जो 8 थे अपने अभी पढ़े जिसमें अपने सारे, ये सारे के सारे अपने कौन से थे, ये जीवित रोगजनक थे। ओके, सेकंड नंबर पर अपने आते हैं मध्य जीवित। मध्य जीवित मतलब जो जीवित और अजीवित के बीच के होते हैं, यानी वायरस और वायरॉइड। तो वायरस में एक कॉमन डिजीज है जो उत्पन्न करता है वायरस, तंबाकू का मोजेक वायरस रोग जो है TMV, तो ये विषाणु द्वारा इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा। सेकंड नंबर पर वायरॉइड जो उत्पन्न करता है, इसमें आपको याद रखना है आलू का तरकुकंद रोग, तो ये वायरॉइड द्वारा, वायरस के कण होते हैं ये वायरॉइड, तो इनके द्वारा उत्पन्न रोग आलू का तरकुकंद रोग। तीसरे नंबर पर जो रोगजनक हैं वो है अजीवित कारक, एबायोटिक कॉज। और एबायोटिक कॉज में पहला आता है पोषक तत्वों की कमी से। अब पोषक तत्वों की कमी से वैसे तो प्लांट्स में बहुत सारे रोग होते हैं जिनको अपने आगे भी जब पढ़ेंगे तो देखेंगे भी, तो लेकिन अपने यहाँ पर एग्जाम्पल एक याद कर सकते हो कि चावल का खैरा रोग जो है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रोग हैं, मॉलिबिडनम की कमी से कॉलीफ्लावर जैसे फूलगोभी का विपटेल रोग हो जाता है, और भी काफ़ी हैं। तो अपने को यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है वो है चावल का खैरा रोग। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न पादपों में कौन सा रोग हो सकता है, तो इसमें आप याद रखना आलू का कृष्णांत हृदय रोग, ये किसकी कमी से होता है, ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है प्लांट्स में। थर्ड नंबर पर अपने पास जो है वो उच्च या निम्न ताप से उत्पन्न विकार, तो उच्च यानी कम ताप या ज़्यादा ताप। तो अपने देखते हैं कि अगर ज़्यादा तापमान होगा तो फलों पर सूरज दाग, सनस्कैल्ड बोलते हैं इसको, ये हो सकता है। और तापमान बहुत कम हो जाएगा तो जिसको अपने पाला मारना बोलते हैं, तो ये पादपों को इफेक्ट कर सकता है। फोर्थ अपने इसमें है वायु प्रदूषक जितने भी हैं उनके द्वारा पादपों में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वायु प्रदूषकों में अपने सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे वायु प्रदूषक हैं। एसिटिलीन, इनके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो इनके द्वारा आपको याद रखना है आम का काला शिरा रोग, किसके द्वारा होता है, ये वायु प्रदूषकों द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये पहला जो वर्गीकरण का आधार था रोग जनकों के आधार पर, रोग कारक के आधार पर, तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखने हैं सभी के सभी, जिसमें अपने 3 तरह का वर्गीकरण देखा, जीवित, मध्य जीवित और अजीवित। सेकंड जो वर्गीकरण का आधार है वो है क्षेत्रफल, उग्रता व घटना के आधार पर। इसके आधार पर जो प्रकार हैं वो देखिए। पहला जो इसके आधार पर प्रकार है वो है कदाचित या छिटपुट रोग। नाम से ही पता लग रहा है, कदाचित मतलब जो अनियमित अंतराल यानी यदा कदा भी हो सकते हैं रोग, तो ऐसे रोगों को अपने कहते हैं कदाचित या छिटपुट रोग। देखिए, वो पादप रोग जो अनियमित अंतरालों पर यदा कदा या कहीं कहीं पर बहुत थोड़े उदाहरण के रूप में उत्पन्न होते हैं उनको कदाचित या छिटपुट रोग बोलते हैं। और एग्जाम्पल है ककड़ी का कोणीय पत्ती धब्बा रोग। तो ककड़ी का जो कोणीय पत्ती धब्बा रोग है वो कदाचित या छिटपुट रोग के अंदर आता है। सेकंड है स्थानिक रोग।
एंडेमिक डिजीज, स्थानिक रोग का मतलब है किसी विशेष स्थान से संबंधित होना। तो वो पादप रोग जो एक विशेष स्थान पर स्थायी रूप से सामान्य से लेकर उग्र रूप में उपस्थित होता है, उसे स्थानिक, यानी कम भी फैल सकता है उस क्षेत्र में और ज़्यादा भी फैल सकता है, तो उसको बोलते हैं स्थानिक रोग, एंडेमिक डिजीज। और इसमें अपने पीछे देख के आए थे आलू का मस्सा रोग जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है, और एक गोल्डन निमेटोड जो है वो कहाँ पर था, नीलगिरी तमिलनाडु में। तो ये दोनों हैं वो अपने को यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो आलू का गोल्डन निमेटोड जो है, गोल्डन सूत्रकृमि तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है महामारी रोग, तीसरा इसी के अंदर। तो महामारी वैसे तो शब्द जो है वो मानव के लिए या जंतुओं के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन पौधों के लिए अगर महामारी शब्द यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं एपीफाइटोटिक पादप महामारी। पशुओं में अगर यूज किया जाता है तो उसको एपीजूटिक बोलते हैं। तो कभी कभी कोई रोग जो है वो एक बड़े क्षेत्र में, बड़े भाग में विनाशकारी अपने प्रभाव दिखाता है, तो तब उसको कहा जाता है महामारी या एपिडेमिक। जैसे अभी कोरोना जो चल रहा है तो ये एक तरह की महामारी, और सर्वव्यापी भी बोलते हैं इसको, सभी जगह विद्यमान हो, पेंडेमिक। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक वर्ड जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं दोनों, अगला जो अपने पढ़ेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आप गेहूं का रोली रोग जो है, रस्ट ऑफ व्हीट है, गन्ने का लाल सड़न रोग जो है ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, चावल का जौंका रोग, राइस ब्लास्ट जो है, आलू का पशेता झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एग्जाम्पल जो है वो महामारी में। और यही एग्जाम्पल इसमें अपने सर्वव्यापी पेंडेमिक में भी लिख सकते हैं। तो पेंडेमिक में भी यही आ जाएगा कि किसी बहुत बड़े भूभाग या संपूर्ण विश्व में विश्व कोई अपने प्रभाव में कोई रोग ले लेता है तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। इसमें भी ऊपर वाले एग्जाम्पल भी आ जाएंगे, गेहूं का रोली रोग भी लिख सकते हैं, आलू का पछेती अंगमारी, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लिख सकते हैं, और अनुकूल परिस्थितियों में इस रूप में प्रकट होने का सामर्थ्य रखते हैं। तो पेंडेमिक यानी महामारी रोग और सर्वव्यापी रोग, ये दोनों यहाँ ध्यान रखने हैं अपने को। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार था अपने पास वो था फसलों के आधार पर, कि कैसी फसलों में रोग उत्पन्न होते हैं उसके आधार पर कैसे अपने इसको वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है वो धान्य फसलें जो है उसके आधार पर। तो धान्य में अपने गेहूं का रोली रोग हो सकता है, जौ में जौ का कंडवा रोग हो सकता है, तिलहन वाली फसलें जो हैं तेल वाली तो उसमें सरसों का सफ़ेद रोली रोग हो सकता है, मूंगफली भी तिलहनी फसल है तो मूंगफली का टिक्का रोग इसमें आ जाएगा। दालों वाली जो फसलें हैं उनके रोग, तो चने का उकठा रोग हो सकता है, मूंग का पीला मोजेक रोग जो हो सकता है इसके अंदर, ये याद रखना है अपने को। सब्जियों के रोग, सब्जियों में आलू का पछेता झुलसा रोग हो सकता है, टमाटर का पर्ण कुंचन रोग हो सकता है। फलों के रोग में नींबू का कैंकर रोग हो सकता है, आम का छाछा रोग हो सकता है। तो ये एक एक दो एग्जाम्पल जो हैं अपने को ये तिलहनी फसलों में या दलहनी फसलों में, सब्जियों में, फलों में, तो ये याद रखने हैं। उसके बाद बागानी फसलें जो होती हैं, बाग वगैरह लगते हैं जिनके, उनमें होने वाले रोग, तो चाय के बागानों में चाय का लाल रोली रोग हो सकता है, कॉफ़ी का रोली रोग हो सकता है। तो ये जो सारे प्रकार थे ये किसके आधार पर थे, ये फसलों के आधार पर प्रकार थे। उसके बाद औषधीय फलों के रोग, यानी औषधीय महत्व के जो फसलें होती हैं उनके रोग, तो इसमें ग्वार पाठा जो है औषधीय महत्व का पादप है, इसमें तना गलन रोग हो सकता है, तुलसी का उकठा रोग हो सकता है। तो ये सारे के सारे अपने को यहाँ ध्यान रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपने पास चौथा वर्गीकरण था जिसमें अपने देखा था पोषण न्यूनता विकार, डिसऑर्डर ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो एक तो ये ध्यान रखना कि पोषण न्यूनता विकार जो होता है ये एबायोटिक फैक्टर होता है, यानी अजीवित कारक है ये, और ये संक्रमणकारी नहीं होता, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं फैलता, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पौधे को किसी मिनरल्स की कमी हो सकती है और दूसरे को वो मिनरल्स मिल रहा हो तो फिर वो उसमें वो सिम्टम दिखाई नहीं देंगे। तो ये दो बातें याद रखना, एक तो ये अजीवित कारक है और दूसरा ये संक्रमणकारी नहीं होता। अब इसमें मैंने आपको बताया था, जैसे अपने भी पीछे देख के आए थे, जिंक की कमी से चावल का खैरा रोग हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें आप जो लिख सकते हो। मॉलिबेडनम जो है उसकी कमी से आगे दिए भी होंगे यहाँ, मॉलिबेडनम की कमी से कॉलीफ्लावर का जो विप्टेल डिजीज़ है, फूल गोभी का विप्टेल रोग हो सकता है। उसके अलावा मैग्नीज की कमी से जई का दूसर चित्ती रोग, ग्रेस पिक ऑफ ऑट बोलते हैं इसको, ये हो सकता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है, टमाटर का पुष्पागर गलन रोग हो सकता है। तो ये 3-4 एग्जाम्पल अपने को यहाँ ध्यान रखने हैं, अपने तो एक या दो पूछे जाएंगे कि
पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो, या कुछ स्पेसिफिक दे देगा आपको, जिंक की कमी से होने वाले, मैग्नीज की कमी से होने वाले, कैल्शियम की कमी से होने वाले, मॉलिब्डेनम की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखो। तो 1 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अपने लिए यहाँ से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट वर्गीकरण था अपना वो था ऋतुओं के आधार पर, और ऋतुओं के आधार पर में अपने पास 3 तरह की ऋतुएं हैं जिनके बारे में अपने को देखना है। सबसे पहला जो है वर्षा ऋतु में होने वाले रोग, यानी बरसात के समय। तो वर्षा ऋतु में होने वाले रोग में बाजरा की मृदु रोमिल आश्रिता रोग हो सकता है बाजरे में, चावल का ब्लास्ट रोग राइस ब्लास्ट डिजीज हो सकती है, कपास का जड़ गलन या आर्द्र गलन रोग इत्यादि। तो ये अपने को ध्यान रखने हैं, वर्षा में होने वाले रोग हैं ये। उसके बाद शीत ऋतु में, शरद ऋतु में होने वाले रोग जो हैं वो गेहूं का रौली रोग हो सकता है, आलू का अंगमारी रोग हो सकता है, स्क्लेरोटीनिया जड़ गलन रोग हो सकता है, सरसों का सफ़ेद रोली, जौ का धारीदार रोग, पाला मारना इत्यादि। वैसे भी अपने को पता है शीत ऋतु में जो है वो रबी की फसल है, तो गेहूं, सरसों, जौ ये सारे इनमें होने वाले रोग ही इसके अंदर आएंगे। लास्ट अपने पास जो इसमें है वो है ग्रीष्म ऋतु में होने वाले रोग। तो ग्रीष्म ऋतु में एक तो गर्मी बहुत होती है, तो पीछे बताया था सनस्कैल्ड सूरज दाग रोग हो सकता है फलों में, और सेकंड जो है वो चारकोल सड़न रोग हो सकता है। तो इसी के साथ अपना ये जो 5th चैप्टर है प्लांट पैथोलॉजी का ये कंप्लीट होता है। इसके जो बाकी वीडियो हैं पहले डाले अपलोड किए हुए हैं, उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जितने भी चैप्टर्स की वीडियो डाली जाएंगी वो आपको बिल्कुल बुक की लाइन टू लाइन वीडियो मिलेंगी आपको, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में गलत ना हो। ये अब आप पर डिपेंड है कि आप कैसे वीडियो को देखकर अपने तैयारी को करते हो। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे, अच्छी तरह से वीडियो को समझोगे, तो उसके बाद आपका एक भी नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर्स की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।